नमस्कार स्वदेशी प्रेमी बहनों एवं भाइयों। आज हम लोग देश की एक सबसे अत्यधिक ज्वलंत समस्या और देश की सबसे बड़ी आवश्यकता रोजगार और उसके समाधान पर चर्चा करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि देश भर में जहां भी मेरा प्रवास होता है तो छोटे पारिवारिक संस्थान से लेकर जब किसी परिवार में बैठता हूँ वहाँ, जब कहीं भी मैं कुछ विश्वविद्यालयों में जाता हूँ वहाँ पर, जब मैं कुछ नीति निर्माताओं के साथ बैठता हूँ वहाँ पर एक विषय की चर्चा सब जगह होती है कि रोजगार कैसे पैदा किया जाए, रोजगार आए कहाँ से। माँ बाप परेशान हैं कि बच्चों का रोजगार कैसे आए, युवा परेशान है कि मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूं लेकिन कहां से अपनी रोजगार निकालूं, सरकारें परेशान हैं कि वो इतनी सारी योजनाएं तो करती हैं लेकिन रोजगार जैसा चाहिए वैसा नहीं निकल रहा है। तो आज हम स्वदेशी के दृष्टिकोण से इसके ऊपर जरा चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं। और यहां मैं पहले ही बता दूं कि ये समस्या इतनी समाधान के नजदीक भी हो सकती है, ऐसा बहुत से लोगों को एहसास नहीं है। सब लोग ये सोचते क्या है कि इस समस्या का तो समाधान केवल सरकार को करना है। तो आज हम एक दूसरे दृष्टिकोण पर भी चर्चा करेंगे कि क्या अपना रोजगार हम स्वयं निकाल सकते हैं, क्या समाज की संस्थाएं निकाल सकती हैं। तो आज क्या है ये समस्या, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय पर भारत दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। हमारे पास 15 से लेकर 29 तक की आयु में कुल 37 करोड़ युवा हैं। जिसके पास इतनी बड़ी युवा शक्ति हो वो तो दुनिया का सबसे धन धान्य संपन्न देश होना चाहिए, किंतु अभी तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी युवा शक्ति तो बेरोजगारी की समस्या से ही जूझ रही है। क्यों? यद्यपि अगर हम भारत का अगर पिछला अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत तो हमेशा से पूर्ण रोजगार युक्त, पूर्ण समृद्धि युक्त देश रहा है। फिर क्यों आज ये दुनिया का सबसे समृद्ध और रोजगार युक्त देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, गरीबी की समस्या से जूझ रहा है? इस समय पर भी 20% हमारे बीपीएल लोग हैं। बीपीएल कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन, और गरीबी रेखा यानी हमारे यहाँ क्या मानी गई है, 35 रुपए 37 रुपए प्रतिदिन के, यानी लगभग 1000 रुपये प्रति महीने में कोई गुजारा कर सकता है। उससे भी नीचे भारत के 28 करोड़ लोग हैं। तो अच्छी बात नहीं है। तो इसमें से समाधान कैसे निकालना, इसका थोड़ा गहराई से अध्ययन करना। काफी बार सरकारों में इसको अध्ययन कम होता है और ऊपर से जो राजनीतिक लोग हैं वो वोट प्राप्त करने के लिए हर एक दल उसमें विषय तो उठाता है लेकिन समाधान वो भी नहीं निकाल पाते। अभी बंगाल का चुनाव है, वहां पर असम का चुनाव है, वहां पर बेरोजगारी विषय बना हुआ, किंतु समाधान कब से सरकारें और कब से राजनीतिक दल लगे हैं, समाधान तो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या स्वदेशी के दृष्टिकोण से, क्या हम एक नए दृष्टिकोण से इसका विचार कर सकते हैं क्या? एक बात है, अगर हम पिछला अपना इतिहास देखते हैं तो भारत, प्रोफेसर एंगस मैडिसन हुए, इंग्लैंड के थे, उन्होंने ओईसीडी की रिपोर्ट्स बनाई, यानी यूं समझिए कि अंतरराष्ट्रीय मंच 30 बड़े अर्थशास्त्रियों ने मिलकर बनाई। और उसने क्या बताया है कि 0 एडी से लेकर 1500 तक दुनिया भर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था उसका 32% 33% तक भारत से होता था। यानी कि दुनिया में जो भी पैदा होता था उसका 1/3 हम पैदा करते थे, और जो 1/3 हम पैदा कर रहे हो तो वहां बेरोजगारी हो सकती है क्या? नहीं। हमारे यहाँ की इकोनॉमी में लघु उद्योग,
कुटीर उद्योग, ग्रामीण आधारित उद्योग, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, सब प्रकार का ऐसा उद्योगीकरण था, किसी के बेरोजगार होने का सवाल ही नहीं। मैं तो कई जगह पर मैंने कहा है कि भाई बेरोजगारी जो है ये तो उर्दू का शब्द है, संस्कृत में क्या नाम है, क्या शब्द है इसके लिए, जो कि हमारी हजारों साल से हमारी भाषा है। ये तो 500-700 सालों से संस्कृत में जब ये अफगान मुगल तुर्क आए, उसमें उन्होंने उर्दू मिलाई, पर्शियन मिलाई, तो मिलकर हिंदी बन गई। अन्यथा हम तो मूलतः संस्कृत वाले लोग हैं ना। अब संस्कृत में बेरोजगारी के लिए कोई शब्द नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई बेरोजगार होता ही नहीं था। अगर हमारे यहाँ कल्पना तक नहीं थी। आज कोई कहे कि भाई एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ दिल्ली शहर में जिसके 2 सींग होते हो और 4 दांत बाहर निकले हो, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति दिल्ली में है ही नहीं, कल्पना भी नहीं है, तो नाम क्या बताना। इसलिए बेरोजगारी के लिए संस्कृत में ठीक सा शब्द नहीं मिलता है। तो क्यों था हमारा देश रोजगार युक्त? कैसे हम 33% उत्पादन निकालते थे? तो क्या आज हम दोबारा से वैसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। संयोग से, सौभाग्य से इस समय की सरकार वो स्वदेशी विचारों के अनुकूल है, तभी तो हमारे प्रधानमंत्री और बार बार आग्रह कर रहे हैं, क्या? बी वोकल फॉर लोकल, देशी को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि रोजगार का पहला मंत्र है देशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, वही खरीदो। मैं आंकड़ों में तो बाद में जाऊंगा, लेकिन प्रमुख रूप से आपको ध्यान में गए, इस समय पर भारत की लेबर फोर्स है लगभग 50 करोड़, 18 से लेकर और 65% तक के लोग, 65 आयु तक के लोग, 50 करोड़। उसमें से सबसे अधिक भाग तो हमारा आता है, लगभग 11 करोड़ लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहां आय का स्तर कम है, लेकिन कृषि क्षेत्र से। और फिर दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है अभी भी, और उसमें हमारा जीडीपी तो ज्यादा निकलता है, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र 14-15% और बाकी सब 30% के लगभग छोटे और कुटीर उद्योग, और बाद में 30-32% सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं। अब इसका ध्यान में करते हुए अगर हम इसका समाधान का तरीका सोचेंगे, तो सबसे पहला, अगर हम चाहते हैं कि भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, तो हमारे को सबसे पहले संपूर्ण अपने शहर में, गांव में, सब जगह पर यह कहना चाहिए कि देशी खरीदें, स्वदेशी खरीदें। क्यों? अगर हम बना बनाया चीन का माल खरीदेंगे तो स्वाभाविक है रोजगार चीन में जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पर फैक्ट्री चलेगी, जहां पर कंपनी चलेगी, तो स्वाभाविक है वहीं पर ही तो रोजगार जाएगा। हम अगर अमेरिका का बना हुआ, यूरोप का बना हुआ, चीन का बना हुआ माल खरीदते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पहला हम काम करते हैं कि अपने बच्चों का रोजगार हम वहां भेजते हैं। हम सस्ते खरीदने के चक्कर में अपना पैसा वहां भेज देते हैं, और चीन जैसे दुश्मन देश को भेजते हैं, जिसने गलवान में हमारे 20 जवानों को शहीद किया, जिसने हमारे सारे बॉर्डर के ऊपर परेशानी खड़ी कर रखी है, हमेशा पाकिस्तान की पीठ थपथपाता रहता है जो यहाँ आतंकवादी भेजता है। तो हमारा मतलब क्या हुआ? हम अपना पैसा भी भेजें, हम अपना रोजगार भी भेजें, और ऐसे देश को जो हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए बड़ा मुसीबत हुआ है। तो पहला काम, अगर हम चाहते हैं कि अपने यहाँ पर रोजगार की वृद्धि हो, तो युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को एक ध्यान सबसे पहले करना है, और वो ये करना है कि हमारे को स्थानीय स्वदेशी ही खरीदना चाहिए। और उसमें भी क्या हमारे यहाँ वाक्य चलता है, इच्छा से देसी। देसी क्या होता है? जो अपने जिले में बना हुआ या अड़ोस पड़ोस के जिले में बना हुआ। अब साबुन है, तेल है, गुड़ है, शक्कर है, ये आमतौर पर घर में जो 60-70% की खरीद होती है ना, ये वास्तव में अपने जिले में या अड़ोस पड़ोस के जिले में बनती है या बनाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पहला काम हमारे को करना, स्वदेशी खरीदना और देशी खरीदना। कहा इच्छा से देसी,
जरूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। मजबूरी कोई पड़ गई तो विदेशी में देख लेंगे, भाई नहीं मिल रही तो क्या करें, तो अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन 70-80% चीजें तो स्वदेशी और देशी में मिल जाती हैं। तो पहला काम हम ये करें। और दूसरी बात जो हम करेंगे, क्योंकि देखो क्या है कि जब कोको कोला और पेप्सी कोला आई यहाँ पर, विदेशी कंपनियां थी, उससे पहले यहाँ पार्ले ग्रुप का थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट बड़ा अच्छा चलता था। इन्होंने पेप्सी कोला और इन्होंने कहा, कोका कोला ने, कि हम आकर 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। आई, इन्वेस्टमेंट भी किया, 50,000 लोगों को रोजगार भी दिया, लेकिन उससे पहले भारत की समृद्ध कोल्ड ड्रिंक मार्केट, जिसमें ये जो अपना कैंपा कोला वगैरह का भी था, जिसमें थम्स अप वगैरह पार्ले ग्रुप के वो थे, उन सब के 1 लाख से अधिक लोगों का रोजगार उजाड़ा, और उनका 1 लाख से अधिक का रोजगार उजाड़ के 50,000 लोगों का रोजगार बना दिया। ये क्या बात हुई भाई? पहले से पैसा हमारा यहाँ का यहाँ घूमता था, अब वो पैसा चला गया हमारा विदेश में। तो इसलिए जो सामान्य खरीदारी है, ये हमारे को देशी और स्वदेशी खरीदने से हम रोजगार की वृद्धि करते हैं और देश को समृद्ध करते हैं, पहली बात। अब तो सरकार भी बोलने लग गई है कोरोना के बाद, जब से आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत आया। ये आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत क्या है? जो 1991 से स्वदेशी जागरण स्वावलंबी भारत के नाते से बोल रहा था। और क्या, चलो सरकार को अब ध्यान में आया, और मोदी जी ने जरा अपना आदमी है ना भाई, तो इसलिए उसको लगा कि यार मैं भी तो बोलूं स्वदेशी को। अब प्रधानमंत्री जी है, इसलिए स्वदेशी की बजाय जरा अंग्रेजी में बोले, बी वोकल फॉर लोकल, बस इतना फर्क है, पहली बात। लेकिन दूसरी बड़ी बात क्या है, जो सब युवाओं को अभी से ध्यान में करना है, सब युवाओं को 3 अंग्रेजी के वाक्य रट लेने चाहिए। पहला क्या है? पहला है स्टार्ट अर्निंग अर्ली और अर्न व्हाइल यू लर्न, पहला। दूसरा है डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। और तीसरा है थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। पहला क्या है? पहला है स्टार्ट अर्निंग अर्ली। अभी हमारे लड़के लड़कियां क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो बड़े बाबूजी हैं, चाहे सामान्य परिवार के भी हों, इसलिए पहले ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, 25 साल की वो करेंगे, और फिर कहेंगे कि हमारे को नौकरी दे सरकार, हमारे को नौकरी दे कंपनियां। वाह भाई, मैं एक जगह गया फरीदाबाद में, एक जगह कॉलेज में मैं बात कर रहा था, तो वहाँ एक लड़की खड़ी हो गई, क्या नाम है, कि सर मैं तो लोन लेकर पढ़ रही हूँ, आप कह रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। मैंने कहा क्यों लोन लेकर पढ़ रही हो? कि मेरे गरीब माँ बाप हैं, वो इतने बड़े क्या नाम है कॉलेज की फीस नहीं दे सकते। मैंने कहा तो तुम साथ साथ कमाई क्यों नहीं करती हो? मैं कमाई करूँ? मैं क्यों ना कमाई करूँ भाई। यूरोप के अंदर एक स्टडी आई है, 74% लड़के लड़कियां कमाई करते हैं जिस समय वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। उस समय पर कोई पेट्रोल पंप पर, कोई रेस्टोरेंट पर, इवन कोई बार्बर की दुकान पर, कोई बुटीक के साथ लगकर, कोई कंप्यूटर का क्या नाम है डाटा ऑपरेटर का काम, कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, कोई 3 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 5 घंटे वहां पर प्रति घंटे कमाई करते हैं और उससे अपना खर्चा निकालते हैं। ये भारत में ही है कि जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता तब तक माँ बाप से खर्चा ही लेते रहेंगे। गलत बात। और अब तो कुछ लड़कों ने शुरू कर दिया है। अभी मैं भटिंडा गया हुआ था पंजाब में, वहां पर यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, महाराजा रणजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें कोई लगभग 200 लड़के लड़कियां बैठे थे। मैंने उनसे कहा जो अभी भी कमाई करते हैं उठकर खड़े होकर आ जाओ। मेरे को आश्चर्य हुआ, वहां के वाइस चांसलर बूटा सिंह जी को आश्चर्य हुआ, 13 लड़के लड़कियां उठकर आ गए और वो प्रति महीने 3,000 रुपए से लेकर, एक लड़के ने तो बताया प्रति महीने वो 12,000 रुपए महीना कमा रहा है। कोई ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा था, कोई सॉफ्टवेयर में से कमा रहा था, कोई डिलीवरी बॉय के नाते से काम करके कर रहा था। एक लड़की ने कहा वो तो एक पार्लर में जाती है और एक आंटी है उसके साथ मिलकर ये जो दुल्हन वगैरह सजाने वगैरह का काम होता है ब्यूटी पार्लर का, वो करती है। ऐसे करके कमाते हैं लोग। तो अगर हम पढ़ाई करते हुए
ट्यूशन से पेट्रोल पंप तक कोई काम भी छोटा नहीं होता। हमारे चक्कर क्या है, बड़े बाबूजी बने रहते हैं, नहीं पढ़ाई करते हुए क्या होगा नहीं। हर एक युवक को अर्न वाइल यू लर्न और स्टार्ट अर्निंग अर्ली। 24-25 साल पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं, ना +2 करने के बाद आप पढ़ाई और कमाई साथ साथ करने शुरू करो। 3 घंटे का काम, 4 घंटे का काम ढूंढो, सब मिल जाते हैं भाई वहां से। और उससे फायदा ये होगा कि जब तक आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलोगे तब तक आप 8-10 हज़ार रुपये महीना कमा ही रहे होगे, आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ होगा, आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा अच्छे ढंग से जाओगे। पहली बात। दूसरा क्या करना है, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। इसको दिल दिमाग पर लिख लेना है। अभी भारत की बेरोजगारी की समस्या का एक बड़ा कारण क्या है कि हमारे यहाँ रोजगार के बारे में सोचते हैं कि रोजगार यानी केवल और केवल सरकारी जॉब या कंपनी की जॉब है, यही सोचते रहते हैं। नहीं, कंपनी की जॉब या सरकारी जॉब ये तो मिला मिलू के भी 10% है। अभी सरकार ने नया डाटा दे दिया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी, इनको भी मिला लिया, वो भी 19-20% से ऊपर नहीं जाता। 80% लोग कैसे कमाई करते हैं भाई? तो इसके लिए हमारे को उद्यमिता। अब सरकारी नौकरियां हैं ही 3%, तो क्या करोगे? कंपनियों की नौकरियां 4%, कुल मिला के 7% से ऊपर जॉब नहीं है। और हमारे को तो अगर बड़ा बनना है तो नौकर की मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। ये नौकरी करने की मानसिकता ये अंग्रेजों ने लाई। हमारे को मालिक बनना, उद्यमिता करना, बड़ी कमाई करने की सोचना, इसके बारे में मैं तो बहुत जगह उदाहरण दिया भाई। बिट्टू टिक्की वाला का यहाँ दिल्ली के अंदर का मैंने बार बार उदाहरण दिया। अयोध्या के पास के गांव का था, यहाँ आया और यहाँ पर एक आलू टिक्की गोलगप्पे की दुकान से शुरू किया। आज वो उत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा ब्रांड है। आज वो 400 करोड़ रुपए की कंपनी है और 1200 लड़के लड़कियों को उसे रोजगार दे रखा है। और ऐसे कितने उदाहरण, वाइकिंग वाले का मैंने उदाहरण दिया था, तमिलनाडु। मेरे को तो इतने उदाहरण इसके बारे में ध्यान में आते हैं। तो इसलिए हमारे लड़के लड़कियों को डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर को आदर्श वाक्य मान लेना चाहिए। जरा सोचोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप छोटी कमाई से, बड़ी से नहीं शुरू करना, बड़ा लोन लेकर और ये ना। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप लोगों को 50,000 रुपया है, आप उससे शुरू कर सकते हो। और भारत नहीं, दुनिया में यही हुआ है आज तक। जरा ध्यान करा दो भाई, उद्यमिता में से कमाया है और सोच में से कमाया है। किसी के घर पूंजी हो वो नहीं। मैंने इतनी जगह उदाहरण दिया है कि दुनिया में सबसे पहले $1 ट्रिलियन की कंपनी कौन सी बनी मालूम है? पहले $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी एप्पल। एप्पल को बनाया किसने? स्टीव जॉब ने। और स्टीव जॉब को क्या था? उसके पास तो ना कोई डिग्री थी। और डिग्री क्यों नहीं थी? क्योंकि कॉलेज में ही नहीं गया। कॉलेज में क्यों नहीं गया? क्योंकि कॉलेज में जाने लायक उसके पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। इतना गरीब होने के बाद भी दिमाग लगाया और उसने सोच लिया था कि मैं उद्यमिता करूंगा, और उसने कितना बड़ा काम करके दिखाया। अभी भारत का भी उदाहरण है ना, ये जो बंसल हैं, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दिल्ली IIT के पढ़े हैं, चंडीगढ़ के लड़के हैं। अमेजॉन में काम करते थे। अमेजॉन में इनको 70-80 हज़ार रुपये मिलता था। 1.5 साल तक इन्होंने वहां काम करने के बाद उसका वर्किंग मॉडल सीख लिया और बाद में इन्होंने कंपनी बनाई। लड़के छोटे, 29-30 साल के, लेकिन उन्होंने बाद में फ्लिपकार्ट कंपनी बनाई और केवल 11 साल बाद उस कंपनी को उन्होंने, अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट को जब बेचा तो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स की डील हुई थी $21 अरब। 21 अरब डॉलर का मतलब होता है लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए की कंपनी। 2 सामान्य लड़के चंडीगढ़ के। तो पैसा जो है ना वो उद्यमिता में है, नौकरी में नहीं है। नौकरी में तो वैसे भी नौकरी रहेंगे। मालिक बनना, बड़ी कमाई की सोचना, इसके लिए तो हमारे को उद्यमिता की अभी से सोचना शुरू। और हमारे यहाँ तो मैंने बात कई जगह कहा है, उन्होंने तो फिर कुछ बेचा। हमारे यहाँ बाबे रामदेव का क्या उदाहरण है, सांस बेच के भी आज 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना लिया पतंजलि को।
योगासन की मुद्राएं बेच के उन्होंने कंपनी बना ली है। आदमी का अगर एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग हो ना, तो बस फिर ना पैसा चाहिए, ना आपको शैक्षणिक बोर्ड बैकग्राउंड चाहिए, ना पारिवारिक को चाहिए। हम अगर दिमाग उधर लगाएंगे तो सांस बेचकर भी, योगासन की मुद्राएं बेचकर भी कमा लेंगे। और तीसरी बात मैंने कही है सब जगह पर, थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। थिंक न्यू, ये बाबा रामदेव ने सोचा, ये न्यू सोचा। नहीं तो लोग सोचते योग जो है ये तो घोड़ियों को बाबे का और जो इस टाइप के वनों में रहने वाले लोग योगी संत हैं उनका काम है। उन्होंने नए तरीके से सोचा, बदल दिया। थिंक बिग, स्टीव जॉब की तरह बिग सोचो, या हमारे यहाँ का जो ओयो का जो रितेश अग्रवाल है उसकी तरह बिग सोचो। रितेश अग्रवाल इस समय पर 30-31 साल का लड़का है और 9 अरब डॉलर की कंपनी बन गई है ओयो। थिंक बिग सोचता है ना आदमी, थिंक आउट ऑफ बॉक्स सोचता है ना, तो एकदम बड़ा मंत्र है। इसलिए ये दूसरा बड़ा मंत्र है जो युवाओं को ध्यान में रखने, 3 अंग्रेजी के वाक्य जो मैंने पहले बोले। तीसरा जो हमारे को सबसे बड़ा ध्यान में करने वाला वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा काम है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लड़के लड़कियां क्या सोचते हैं कि हमारे को तो शहर में जाकर कोई जॉब ही करनी है। ना ना ना, एग्रीकल्चर में आपका छोटा भी है तो एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करके आप बहुत अच्छी कमाई और वहीं का वहीं रोजगार कर सकते हो। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण उनको जानता हूं। एग्रो स्टार्टअप, यानी वहीं पर ही वैल्यू एडिशन करो। अंडा क्या नाम है ये जो है, क्या करते हैं इसको, जो हैचरी वो खोलिए और ये जो एलाइड एक्टिविटीज जिसको कहते हैं गौ पालन, बकरी पालन, इसमें से और दूध, घी, मक्खन, इनकी ब्रांडिंग करिए। मैं गया था यहाँ बारडा के पास, भिवानी जिले के, भिवानी नहीं आगे शायद रेवाड़ी जिला आता है, उसमें 2 लड़के केवल 10वीं और 12वीं पढ़े हुए हैं, भाई दोनों सगे। आज उन्होंने दूध बेच के धीरे धीरे करके बेचना शुरू किया, फिर इकट्ठा बेचना शुरू किया, फिर प्लांट अपना छोटा लगाया, फिर बड़ा प्लांट लगा लिया। आज उनका 50 करोड़ रुपए का मिल्क प्लांट है और बड़े सामान्य गांव के लोग हैं, ना कोई बिरादरी वैसी, ना मतलब कोई कमाई के चक्कर में वो, ना 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 ना, लेकिन 50 करोड़ का प्लांट है। मैं खुद देख कर आया हूं। 120-22 लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। तो एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करने से और एलाइड एक्टिविटीज करने से और उसके स्टार्टअप करने से आप देखिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर जैविक खेती करते हैं, पंचगव्य वाली खेती करते हैं, अगर आप केमिकल मुक्त खेती करते हैं, आप कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं उसकी प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर की, और आप अगर उसको कहते हैं कि ये मेरी इसमें 0% केमिकल है, तो आपकी गेहूं, उदाहरण के तौर पर राजकुमार आर्य हैं हमारे यहाँ के लाडवा हरियाणा में, वो गेहूं 5,000 रुपये क्विंटल बेचते हैं, केवल ये कहकर ही मतलब है उनकी कि इसमें 0 केमिकल है, पूर्णतया गोबर से युक्त जो उन्होंने खाद बनाई, कीटनाशक बनाए, उसी के आधारित है। तो आज एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का, वहीं का वहीं आपकी आय की अच्छा सृजना हो सकती है। थोड़ा अगर सोचेंगे तो बहुत निश्चित रूप से अच्छा उसका हिसाब जो है वो आ जाएगा। एक चौथा काम संस्थाओं को करना है रोजगार सृजन पर, वो क्या है? हेल्थ और एजुकेशन। ये हमेशा से हमारे यहाँ सेवा के क्षेत्र रहे हैं, इसलिए जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलना चाहिए, प्राइमरी अच्छा बढ़िया स्कूल खोलना चाहिए, जिनमें बीपीएल के बच्चे, रिक्शा वालों के बच्चे, ऑटो वालों के बच्चे, बाकी वालों के बच्चे छोटी फीस पर भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। सब चीजों में सरकार की तरफ ताकते रहना ना। क्यों? हेल्थ में क्या है कि पिछली एक स्टडी आई कि हमारे यहाँ पर 25% लोग जो है और गरीबी रेखा से बाहर निकले 10 सालों में, किंतु 16% लोग वापस गरीबी रेखा में आ गए, क्योंकि हेल्थ कारण से घर में कोई बीमार पड़ गया, उसका ऑपरेशन कराने के लिए गए, 70,000 रुपए लग गया, वो 70,000 रुपए के लिए उधार उठानी पड़ गई, उसका ब्याज देना पड़ गया, फिर से बीपीएल में आ गए। अगर हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर ये फ्री में हम अपने सामान्य लोगों के लिए कर दें,
जो पेड कर सकते हैं उनके लिए तो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो तो उनकी चिंता नहीं, लेकिन जो लोअर सेक्टर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनको भी पढ़ाई अच्छी और हेल्थ अच्छी तो चाहिए। तो उसके लिए अगर सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आगे आती हैं, अभी भी हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वैष्णो देवी में जो मंदिर है, अपने वैष्णो संस्थान है, उन्होंने बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। उसके कारण से काफ़ी बड़ी मात्रा में और लोगों को जो है सस्ता इलाज मिल जाता है। और यही बात हमारे को और एजुकेशन के सिस्टम में भी करनी चाहिए, तो बड़ी बात है। पांचवा और अंतिम बिंदु जो मैं कहता हूं वो ये है कि हमारे को सरकार की कुछ योजनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारे लड़के लड़कियां करते इधर उधर बड़े रहते हैं, लेकिन सरकार के आजकल प्लेटफॉर्म है, गूगल है, सब कुछ अवेलेबल है, कियोस्क लगे हुए हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें वो कैसे लोन मिल सकता है, टेक्निकल वो भी देते हैं, हेल्प भी देते हैं। हम उनका जरा अध्ययन करेंगे, कहाँ से सब्सिडी मिल सकती है, कहाँ से लोन मिल सकता है, कहाँ से मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिल सकती है हमारे को, तो भी बहुत बड़ा स्कोप वहाँ पर होता है। हम अगर सरकारी योजनाओं का जब अध्ययन करते हैं, केंद्र सरकार की भी और अपनी भी, तो भी काफ़ी सारा रोजगार के नए क्षेत्र खुलते हैं। ये मैंने 5 वो ये बताए हैं रास्ते जहाँ से रोजगार का बहुत बड़ा सृजन हम अपना आप कर सकते हैं। उस रास्ते से हम जरा सोचना शुरू करें। निश्चित रूप से भारत को अगले आने वाले दिनों में न केवल रोजगार युक्त होना है, बल्कि आर्थिक रूप से बड़ी शक्ति बनना है। सरकार भी इस समय पर बहुत अच्छी खासकर केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरीके से इसमें लगी हुई है। मैं जाता हूँ बहुत से संस्थानों में और बहुत से व्यक्तियों से मिलता हूँ, तो मुझे ध्यान में आता है, किंतु आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हमने चर्चा की है। हम जरा इस विषय में आगे हों, स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़कर, या अब स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी शोध संस्थान भी शुरू किया है, हम उसके साथ भी जुड़कर और निश्चित रूप से अपने यहाँ पर इसको एक जन आंदोलन बनाएं। रोजगार सृजन और अर्थ सृजन ये भारत में अगले 2-3 वर्षों का एक जन आंदोलन बनना चाहिए। इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से स्वदेशी के मार्ग से हम अपने देश को समृद्ध और पूर्ण रोजगार युक्त बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इसके लिए हम प्राणपण से जुटें। इस समय यही अपेक्षा करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वदेशी, जय भारत।